चांदनी चौक की जादुई लिपस्टिक। ये कहानी सुनीता और विनीता की है। सुनीता और विनीता दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों का रंग बहुत ही काला था और साथ में उनके बाल भी बिल्कुल लड़के जैसे थे। सुनीता और विनीता अपने चाचा चाची के साथ रहती थी क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुनीता और विनीता के चाचा तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी चाची उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उनकी चाची हद से ज्यादा तेज थी। वो चाचा के सामने तो दोनों बहनों से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में उन पर बहुत अत्याचार करती थी और उन दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं देती थी। एक दिन की बात है, चाचा सुबह सुबह दोनों बहनों को घर में काम करते हुए देख लेते हैं और कहते हैं, अरे सुनीता और विनीता, तुम दोनों अभी तक घर पर हो? तुम्हारे कॉलेज का टाइम तो निकल गया। चाचा जी, चाची ने हमें कॉलेज जाने से मना किया है। इससे पहले कि विनीता और कुछ बोल पाती, वहाँ पर शारदा आ जाती है और कहती है, अरे विनीता, अपने चाचा जी को पूरी बात तो बताओ। जी, विनीता की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ही मना किया था कॉलेज जाने से। फिर सुनीता ने कहा कि वो अकेले कॉलेज नहीं जाएगी, इसलिए आज दोनों बहनों ने छुट्टी कर ली। अच्छा, कोई बात नहीं। विनीता, तुम्हें बताना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। उस वक्त विनीता वहाँ से चली जाती है। चाचा के जाने के बाद शारदा गुस्से में विनीता के पास आती है और कहती है, क्यों री, चाचा के सामने बहुत जुबान चलती है तेरी। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, इतना पीटूंगी कि तू मुंह खोलने के लायक नहीं बचेगी। ऐसा कहकर शारदा विनीता को खूब पीटती है। छोड़ दीजिए चाची, प्लीज मत मारिए, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा इंटेंशन चाचा से आपकी शिकायत करना बिल्कुल नहीं था, मैं सच कह रही हूँ। विनीता शारदा के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन शारदा उसकी पिटाई किए जा रही थी। सुनीता से जब ये सब नहीं देखा जाता तो वो बहुत हिम्मत जुटाकर शारदा से कहती है, चाची प्लीज विनीता को छोड़ दीजिए, आज के बाद वो ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करेगी। बहुत शौक है तुझे अपनी बहन को बचाने का। इसको मार रही हूँ तो तुझे दर्द हो रहा है। तुम दोनों बहनों को मैंने अपने घर में रख रखा है, इतना ही बहुत कर रही हूँ मैं तुम दोनों के लिए। ऊपर से मेरी ही शिकायत करते हो। आज के बाद तुम दोनों बहनों में से किसी की जुबान अगर मेरे पति के आगे खुली तो मैं तुम्हारी जुबान काट कर रख दूंगी। ऐसा कहकर शारदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुनीता विनीता को चुप कराती है। चुप हो जा बहन, मुझे पता है चाची ने तेरी बहुत पिटाई की है, लेकिन यहाँ रहने के अलावा हमारे पास और कोई रहने की जगह नहीं है, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी यहीं रहना पड़ेगा। अब ये सब सहने की आदत डालनी पड़ेगी हमें। सुनीता, चाची बहुत गंदी है, इनके अंदर जरा भी रहम नाम की चीज नहीं है। आज के बाद हम कभी चाचा के आगे अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, वरना हमारा यही हाल होगा। दोनों बहनें शारदा से बुरी तरह डर चुकी थीं। अब वो शारदा के आगे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचती थी। वो दोनों बहनें कॉलेज जाना चाहती थीं और पढ़ाई भी करना चाहती थीं, लेकिन डर के मारे उन्होंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। एक दिन शारदा बोली, सुनो दोनों लड़कियों, बाजार जाकर घर का राशन और सब्जियां ले आओ, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, घर के बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है चाची, हम जल्दी आ जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों बहनें बाजार के लिए निकल जाती हैं। वो बाजार में जिस भी दुकान में जा रही थी, सभी लोग उन दोनों बहनों का बहुत मजाक बना रहे थे। एक औरत ने तो उनके मुंह पर ही कह दिया, हे भगवान, कैसी जुड़वा बहनें हैं ये। मैंने बहुत सारे जुड़वा लोग देखे हैं, लेकिन खूबसूरत ये दोनों तो बहुत बुरी दिख रही है। एक तो शक्ल सूरत नहीं है, ऊपर से दोनों के बाल लड़कों जैसे हैं। इनकी माँ पर क्या बीती होगी जब उसने इन दोनों को पैदा किया होगा। हे भगवान, ऐसी औलाद मेरे दुश्मन को भी ना दे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन, चलो इस दुकान से चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों औरतें उस दुकान से चली जाती हैं। दुकानदार जब देखता है कि दोनों बहनों के कारण कस्टमर दुकान से बाहर जा रहे हैं, तो वो दोनों बहनों को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। पूरे मार्केट में सुनीता और विनीता के साथ ऐसा ही होता है, जिस कारण वो दोनों घर के लिए सब्जियां और सामान नहीं खरीद पाती हैं। उन्हें वापस घर जाते हुए बहुत डर लग रहा था। बहन, किसी दुकानदार ने हमें सामान नहीं दिया,
हमारी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? एक तो हम शक्ल सूरत से अच्छे नहीं हैं और दूसरा गरीबी के मारे हैं। मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकती। मुझे चाची से बहुत डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है विनीता, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? चाची ने जो पैसे दिए हैं वो हमारे पास है। हम उनसे कुछ दिन गुजारा करेंगे, उसके बाद कोई काम ढूंढ लेंगे, लेकिन हम दोबारा उस घर में नहीं जाएंगे। विनीता और सुनीता उन पैसों से कुछ पैसों का खाना खरीद लेती हैं और खाना लेकर जंगल की तरफ चली जाती हैं, जिससे कि उनकी चाची उन्हें ढूंढ ना पाए। दोनों जंगल में जाती हैं और पेट भरकर खाना खा लेती हैं और वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती हैं। ये जंगल बाहर की दुनिया से लाख गुना अच्छा है। यहाँ कोई हमें मारने पीटने वाला नहीं है और ना ही कोई हमारा मजाक बनाने वाला है। अगर हमें काम मिल जाता है तो हम यहाँ पर खुशी खुशी रह सकेंगे। लेकिन हमें काम देगा कौन? तुमने देखा नहीं था मार्केट में कैसे लोग हमारा मजाक बना रहे थे और हमें अपनी दुकान से बाहर निकाल रहे थे। फिर भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने सुना है यहीं पास में चांदनी चौक है। हम कल वहाँ पर कोई काम ढूंढने चलेंगे। अगले दिन सुनीता और विनीता चांदनी चौक बाजार के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों चांदनी चौक पहुँच जाती हैं। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ऐसी भीड़ में कोई उन पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। दोनों बहनें कई दुकान में गईं, लेकिन उनको कहीं काम नहीं मिला। निराश होकर दोनों बहनें वापस घर को आने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जमीन पर लिपस्टिक की दुकान लगाकर बैठी है, लेकिन कोई भी उससे लिपस्टिक नहीं खरीद रहा। सुनीता, वो देखो, इस दुनिया में हमारे जैसे सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमारे पास कितने पैसे बचे हैं? चाची ने हमें सामान लाने के लिए 500 रुपए दिए थे। कल 100 रुपए का हमने खाना खा लिया था, तो 400 रुपए बचे हैं। तो हम इस बच्ची से एक लिपस्टिक खरीद लेते हैं ना, इसका भी भला हो जाएगा। सुनीता और विनीता ऐसा तय करके उस बच्ची के पास जाती हैं और विनीता कहती है, सुनो बच्ची, तुम लिपस्टिक कितने रुपए का दे रही हो? ज्यादा नहीं दीदी, बस एक लिपस्टिक 50 रुपए की। प्लीज खरीद लीजिए दीदी, फिर मैं और मेरा छोटा भाई खाना खा लेंगे। मेरा छोटा भाई घर पर मेरी राह तक रहा है कि मैं उसके लिए खाना लेकर जाऊंगी, लेकिन सुबह से मेरी एक भी लिपस्टिक नहीं बिकी। ठीक है, फिर तो मुझे एक लिपस्टिक दे दो और ये लो 50 रुपए। एक काम करो, तुम 50 रुपए नहीं 100 रुपए रखो। हमारे पास 300 रुपए हैं, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। चांदनी चौक से लिपस्टिक खरीदकर दोनों बहनें वापस अपने जंगल वाली झोपड़ी में जाने लगती हैं, क्योंकि उनको आज फिर से कोई काम नहीं मिलता। वो दोनों अपने घर पहुंचकर झोपड़ी के बाहर चिंतामग्न होकर बैठ जाती हैं। बहन, आज भी हमें काम नहीं मिला। हमारे पास सिर्फ 300 रुपए बचे हैं। हाँ बहन, पता नहीं हमारा क्या होगा। ऐसा कहकर दोनों बहनें उदास हो गईं। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों इस तरह उदास होकर मत बैठो। कौन हो तुम और हमें कैसे जानती हो? मैं एक परी हूँ। कल तुमने जिस छोटी बच्ची की मदद की थी, वो छोटी बच्ची मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो। कल जो मैंने लिपस्टिक तुम दोनों को दी थी, वो लिपस्टिक जादुई है। उस लिपस्टिक से तुम दोनों बहनें जो कुछ भी मांगोगी, वो तुम्हें तुरंत दे देगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। एकदम से ये सब देखकर दोनों बहनों को बहुत आश्चर्य हुआ। वो दोनों घर के अंदर गईं और जादुई लिपस्टिक को उठाकर उसे देखने लगीं। तभी सुनीता ने कहा, इस झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर आ जाए। सुनीता के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर प्रकट हो गया। फिर विनीता ने कहा, काश हम दोनों बहनें बहुत सुंदर हो जाए। विनीता के ऐसा कहते ही लिपस्टिक ने दोनों बहनों को बहुत खूबसूरत बना दिया और उनके बाल भी लंबे कर दिए। दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक पाकर बहुत खुश थीं। उन्होंने जादुई लिपस्टिक से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगी और उसी जंगल में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी और कभी वापस अपने चाचा चाची के पास नहीं गईं। बादलों में दो जादुई लिपस्टिक। ये कहानी तन्वी नाम की एक प्यारी सी लड़की की है, जो अपने पिता वैभव और सौतेली माँ अनुराधा के साथ रहती थी। अनुराधा की अपनी भी एक बेटी थी, जिसका नाम था कोयल। कोयल दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी।
उसके चेहरे पर बहुत ही काले काले धब्बे थे, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। सौतेली होने के बावजूद भी दोनों बहनों के बीच बहुत प्रेम था। वो दोनों एक साथ मिलजुल कर सगी बहनों की तरह रहा करती थी, लेकिन अनुराधा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो तन्वी से बहुत नफरत करती थी। तन्वी, घर का इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ बैठकर गप्पे मार रही है। जा रसोई में जाकर झूठे बर्तन साफ कर, सुबह से गंदे पड़े हुए हैं। जब तक तुझे ना कहूँ तब तक घर का कुछ काम करती ही नहीं है। माँ, मैंने सारे झूठे बर्तन धो दिए हैं और घर की अच्छे से साफ सफाई भी कर दी। ठीक है, ज्यादा बातें मत बना। दोपहर होने वाली है, खाना भी बनाना है। जाकर खाने की तैयारी कर। तन्वी को घर का सारा काम अकेले करते देख कोयल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और चुपचाप तन्वी को काम करते हुए देखा करती थी। कोयल बिटिया, जाओ कमरे में जाकर आराम करो। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? कोयल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनुराधा किसी काम से बाजार गई हुई थी। वहीं तन्वी घर की साफ सफाई करने में जुटी हुई थी। तभी कोयल तन्वी से बोली, तन्वी दीदी, लाओ झाड़ू मुझे दे दो, आज मैं घर की सफाई कर देती हूँ। आखिर कब तक अकेले ऐसे काम करती रहोगी? मुझे पता है आप बहुत थक जाती हो। नहीं कोयल, तुम रहने दो, मैं अकेले कर लूंगी। तुम जाकर आराम करो। अगर माँ को पता चला तो मुझे बहुत डांटेंगी। दीदी, माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, माँ तो बाजार गई है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहते हुए कोयल घर की साफ सफाई करने में तन्वी की मदद करने लगी। इसी तरह दोनों बहनों ने मिलकर घर का सारा काम मिनटों में खत्म कर लिया। उसके बाद दोनों एक साथ बैठकर टीवी देखने लगी। ऐसे ही एक दिन तन्वी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अनुराधा वहां आई और बोली, सुन तन्वी, आज हम सरिता मौसी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। खाना बाद में बनाना, पहले जाकर कोयल बिटिया को तैयार होने में उसकी मदद कर। ठीक है माँ, उसके बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तुम्हें तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहोगी। तुम्हारे बाबा, मैं और कोयल बिटिया ही जाएंगे। क्या पता वहाँ कोयल को कोई पसंद कर ले और कोयल बिटिया के हाथ जल्द ही पीले हो जाए, समझी? हाँ तन्वी बेटी, तुम्हारी माँ ठीक बोल रही है। तुम तो मेरी समझदार बिटिया हो ना। आपके लिए तो हमें बहुत सारे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन कोयल बिटिया के लिए रिश्ते मिलने में परेशानी हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं शादी में नहीं जाऊंगी। मैं अभी अपनी बहन को तैयार करके लेकर आती हूँ। मैं अपनी बहन को आज ऐसा तैयार करूंगी कि शादी में आए सभी मेहमान उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाएंगे। इतना बोलकर तन्वी कोयल के कमरे में गई और कोयल से बोली, वैसे तुम शादी में क्या पहनकर जाओगी? मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम्हें लहंगा पहनकर जाना चाहिए। तुम उसमें बहुत प्यारी लगोगी। लाओ, मैं तुम्हारा लहंगा प्रेस कर देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर कोयल वहाँ से चली गई। इधर तन्वी लहंगा प्रेस करने लगी। तभी अचानक प्रेस ज्यादा गर्म होने की वजह से लहंगा पूरी तरह जल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? माँ ने देख लिया तो मुझे बहुत डांटेंगी। तन्वी इतना बोल ही रही थी, तभी वहाँ अनुराधा आ पहुँची। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया। लगता है तुझसे मेरी बेटी की खुशियाँ देख ही नहीं चाहती। मुझे पता है तू कितनी जलती है मेरी बेटी से। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी वहाँ कोयल आई और बोली, रहने दीजिए माँ, दीदी से गलती से हो गया। दीदी को माफ कर दो। और वैसे भी मेरा शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज सुबह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप लोग चले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम दवाई लेकर अपने कमरे में आराम करना। और सुन तन्वी, मेरे घर आ जाने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? इतना बोलकर अनुराधा वहाँ से चली गई। उधर तन्वी कोयल से बोली, कोयल, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम आज शादी में नहीं जा पाई। मैंने तुम्हारा लहंगा जानबूझकर नहीं जलाया, वो तो गलती से जल गया। कोई बात नहीं दीदी, ये सब बातें छोड़ो, चलो मिलकर घर का काम करते हैं, उसके बाद बैठकर गप्पे मारेंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं घर का काम कर लूंगी।
अरे नहीं, मेरा शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने माँ से झूठ बोला। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब चलो भी जल्दी से घर का काम खत्म कर लेते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर घर का सारा काम खत्म कर टीवी में पसंदीदा शो देखते हुए समय बिताया। इस तरह कुछ हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन, आज तेरे हाथों में जंग लग गया है क्या? जल्दी जल्दी हाथ चला, लड़के वाले बस आते ही होंगे। अभी उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाने हैं। आज मेरी कोयल बिटिया को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। और हाँ, मेरी बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन ले। जब तक लड़के वाले कोयल बिटिया को पसंद कर वापस चले नहीं जाते, तब तक तू रसोई से बाहर नहीं आएगी, समझी? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से रिश्ता भी टूट जाए। इतना बोलकर अनुराधा वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ पहुँचे। तभी कोयल अच्छे से तैयार होकर हाथों में चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने गई। ये सब तन्वी चुपके से खिड़की से देख रही थी। लड़के वाले को कोयल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे बहन जी, ये आपकी बेटी है, पर इसका रंग कितना काला है और चेहरे पर इतने दाग धब्बे भी है। अरे आप रंग पर मत जाइए बहन जी। मेरी बेटी जब मेकअप करती है तो किसी परी से कम नहीं लगती। मैंने इसके लिए महंगे महंगे क्रीम और पाउडर मंगाए हैं। कुछ ही हफ्तों में रंग निखर जाएगा। वैसे भी मेरी बेटी लाखों में एक है। जिस घर में भी जाएगी ना, वहाँ स्वर्ग बना देगी। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी लड़के की नजर खिड़की से झांक रही तन्वी पर पड़ी। माँ, मुझे तो वो लड़की पसंद है जो बहुत देर से खिड़की से झांक रही है। बहन जी, आपकी कोई दूसरी लड़की भी है क्या? अरे वो दरअसल। हाँ, हमारी एक बड़ी बेटी भी है, उसका नाम है तन्वी। तो बुलाइए उसे, हम उसे भी देख लेते हैं। और फिर लड़के वाले तन्वी को देखने के बाद उसे पसंद कर रिश्ता तय कर वहाँ से चले गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि तन्वी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं ये सब देखकर कोयल का दिल बुरी तरह टूट गया और वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर अनुराधा भी तन्वी को भला बुरा सुनाने लगी। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। आज तो तू बहुत खुश होगी ना। अरे क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा, जो उसकी खुशी की दुश्मन बन बैठी है? हमारी जिंदगी से दूर चली क्यों नहीं जाती? हे भगवान, क्या करूं इस मनहूस का? कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? इन सब बातों से दुखी होकर तन्वी घर छोड़कर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची और वहां बैठकर रोने लगी। सही तो कह रही थी माँ, मैं मनहूस हूँ। आज मेरी बहन का रिश्ता मेरी वजह से टूट गया, लेकिन अगर लड़के वाले मुझे पसंद करके गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? तभी अचानक तन्वी को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। जब तन्वी उस दिशा की ओर पहुंची तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे अम्मा, आप इस तरह क्यों रो रही हैं? दरअसल मैं परीलोक में रहने वाली सिंड्रेला परी हूँ, लेकिन धोखे से एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे बूढ़ी औरत बना दिया और उस जादूगरनी ने मेरी सारी सुंदरता और शक्तियाँ छीनकर एक जादुई लिपस्टिक में कैद कर दी। और वो जादुई लिपस्टिक बादलों में है। वहाँ जाना मेरे बस की बात नहीं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ परी जी, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, पर मैं बादलों में जाऊँगी कैसे? मैं तुम्हें बादलों में पहुँचने के लिए जादुई कालीन देती हूँ, जिस पर बैठकर तुम बादलों पर जा सकोगी। तन्वी जादुई कालीन में बैठकर बादलों के पास जा पहुँची। तब उसे वहाँ जादुई 2 लिपस्टिक दिखाई दिए। अरे यहाँ तो 2 लिपस्टिक है, इनमें से वो कौन सी असली लिपस्टिक होगी? अब इसका पता कैसे लगाऊं? तन्वी ऐसा सोच रही थी कि तभी उनमें से एक लिपस्टिक बोली, ज्यादा मत सोचो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं ही असली लिपस्टिक हूँ। मेरे अंदर ही सिंड्रेला परी की सारी सुंदरता और शक्तियाँ हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा, इसलिए मेरी मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। तुम ये लिपस्टिक उस परी को ना देकर अपने होठों पर लगा लेना। उस परी की सुंदरता और सारी शक्तियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। फिर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली लड़की बन जाओगी। चलो जल्दी से मुझे अपने होठों पर लगा लो। तभी दूसरी लिपस्टिक बोली, नहीं नहीं तन्वी, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये भ्रम है, धोखा है। जादुई असली लिपस्टिक मैं हूँ।
जादूगरनी ने इस लिपस्टिक को गुमराह करने के लिए यहाँ रखा है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मेरी बात का भरोसा करो, मैं ही असली जादुई लिपस्टिक हूँ। तन्वी कुछ समय के लिए दुविधा में फंस गई, लेकिन फिर उसने जैसे ही दूसरे लिपस्टिक को हाथ लगाया, पहली लिपस्टिक वहाँ से गायब हो गई। फिर तन्वी जादुई लिपस्टिक को लेकर फटाफट से पृथ्वीलोक वापस लौट आई। फिर जैसी ही बूढ़ी अम्मा ने अपने होठों पर जादुई लिपस्टिक लगाई, वो बहुत ही सुंदर परी में बदल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तन्वी, तुम नेक होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। पर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही थी? तन्वी रोते हुए सिंड्रेला परी को सारी बात बताने लगी। सारी बात सुनने के बाद सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और बोली, ये लो तन्वी, ये मेरी जादुई लिपस्टिक है। ये लिपस्टिक तुम अपनी बहन कोयल को दे देना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखना, इस लिपस्टिक का इस्तेमाल तुम सिर्फ 2 ही बार कर सकती हो। उसके बाद ये जादुई लिपस्टिक गायब हो जाएगी। इतना बोलकर सिंड्रेला परी वहाँ से गायब हो गई। वहीं तन्वी सिंड्रेला परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक लेकर घर लौट आई, जहाँ उसकी सौतेली माँ अनुराधा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अरे, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। अपनी माँ को माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये बहुत ही महंगा क्रीम है। एक तो मैंने कोयल बिटिया को दे दिया और ये दूसरा मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा लो, तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा खिल उठेगा। अपनी सौतेली माँ अनुराधा का अपने प्रति प्यार भरा व्यवहार देखकर तन्वी मन ही मन खुश होते हुए क्रीम लेकर सीधा अपनी बहन कोयल के कमरे में गई और उसे जादुई लिपस्टिक देते हुए बोली, मेरी प्यारी बहन, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल की चीज लेकर आई हूँ। ये लिपस्टिक को लगाने के बाद सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दीदी, लिपस्टिक तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, आप इसे ले जाओ। अब तो मुझे सजने संवरने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे अपने आप से नफरत सी हो गई है। लेकिन तन्वी के बार बार जिद करने पर कोयल ने जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाया, उसका रंग बिल्कुल निखर गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अरे दीदी, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मैं माँ के पास होकर आती हूँ। माँ मुझे इस रूप में पहचान नहीं पाएगी। इतना बोलकर कोयल खुशी खुशी अपनी माँ के कमरे में गई। वहीं दूसरी ओर तन्वी अपने कमरे में जाकर माँ की दी हुई क्रीम अपने चेहरे पर लगाने लगी। माँ देखो तो जरा, मैं कैसी लग रही हूँ। कौन हो तुम? किससे मिलना है तुम्हें? अरे माँ, मैं हूँ तुम्हारी बेटी कोयल। तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम तो बिल्कुल एक परी लग रही हो। आखिर ये सब चमत्कार हुआ कैसे? ये सब चमत्कार तन्वी दीदी की वजह से हुआ है। ये कहते हुए कोयल ने अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर अनुराधा परेशान होते हुए बोली, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कोयल बेटी, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तन्वी कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलना है। उधर क्रीम लगाते ही तन्वी को चेहरे पर जलन होने लगी। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे पर इतनी जलन क्यों हो रही है? ये कहते हुए तन्वी जोर जोर से रोने लगी। इतने में कोयल और अनुराधा भी वहाँ आ पहुँची। दीदी, ये आपके चेहरे को क्या हो गया? तभी अनुराधा रोते हुए बोली, तन्वी बेटा, मुझे माफ कर दो। आज मेरी जलन और ईर्ष्या की वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। मैंने तुम्हें केमिकल से भरी हुई क्रीम चेहरे पर लगाने को दी ताकि तुम्हारा चेहरा खराब हो जाए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ, आपने अच्छा नहीं किया। आज तक आप दीदी पर अत्याचार करती आई हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जो आपने किया, आप माँ कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तन्वी बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोयल, मैंने जो तुम्हें जादुई लिपस्टिक दी थी, जल्दी से लाकर मुझे दो। उसके बाद तन्वी होठों पर जादुई लिपस्टिक लगाते हुए बोली, हे जादुई लिपस्टिक, मुझे पहले जैसा कर दो। तन्वी के इतना बोलते ही वो पहले जैसी हो गई और जादुई लिपस्टिक वहाँ से गायब हो गई।
माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस तरह उस दिन के बाद से सभी हंसी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं।
बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से ही शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं। आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं। अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात तो सब यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है।
लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।